नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम 7th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 10th है, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे जिसका नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। 18th जो सेंचुरी है उसके अंदर जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है वो कैसा था, इसके बारे में हमने पढ़ा कि जो मुगल एम्पायर्स थे उनके जो कौन सी प्रोविंस है या फिर कौन सा जो मेन क्षेत्र है वो था। उसके बाद जो मराठा है, जो जाट है, उसके बाद जो सिख है उनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ और उसकी जो राज्य व्यवस्था है वो कैसे चलती थी, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो। सूबेदार, तो सूबेदार कौन थे? प्रोविंशियल जो गवर्नर है उसको सूबेदार का पद दिया जाता था, जिनके अंडर एक कह सकते हैं कि मुख्य जो भूमि होती थी वो होती थी। फौजदार कौन थे? मुगल मिलिट्री जो कमांडर थे उनको फौजदार का नाम दिया जाता था। इजारदार कौन थे? जो रेवेन्यू फार्मर्स थे उनको कहा जाता था। मिसल हमने देखा था, ए बैंड ऑफ सिख वॉरियर्स, जिनको आगे जाके एक सेना के ग्रुप के रूप में भी जाने लगा। चौथ क्या था? तो एक जो कर का पार्ट था जिसकी परसेंटेज थी वो थोड़ी अलग थी। टैक्स लेविड बाय द मराठास, जो मराठा थे उन वो जो कर लेते थे उसका ही एक जो पार्ट था वो था चौथ। कुनबिन्स कौन थे? तो जो मराठा पेजेंट वॉरियर्स थे, जो मराठा थे उनके अंदर जो किसान सेना थी उनको हम जो कुनबिन्स है उनका नाम देते हैं। उमर कौन थे? तो जो हाई नोबल्स, जो हाई नोबल पीपल्स थे उनको जो उमर है उसका नाम दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक। औरंगजेब फाउंड अ प्रोटेक्टेड वार इन द डैश, तो जो औरंगजेब है उसने किस एरिया के अंदर जो अपनी फाइट है वो लड़ी थी? जो दक्कन का एरिया था उसके लिए उसने फाइट की थी। उमर एंड जागीरदार कॉन्स्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शन ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो उमर और जो जागीरदार थे वो जो मुगल एम्पायर है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पर्सन थे। तो किस एरिया के अंदर थे वो? जो एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है उसके अंदर थे। आसफ जा फाउंडर दी हैदराबाद स्टेट इन दी डैश, जो आसफ जा है उसने किस टाइम के ऊपर जो हैदराबाद स्टेट है उसका जो फाउंडेशन है वो किया? तो 1724 के अंदर। द फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट बाद, जो अवध स्टेट है उसका जो फाउंडर है वो कौन था? तो बुरहान उल जो मुल्क शहादत खान था वो इसका फाउंडर था। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की। नादिर शाह इन्वेटेड बंगाल, तो ये फॉल्स है। सवाई राजा जय सिंह वाज द रूलर्स ऑफ इंदौर, तो ये फॉल्स है, ये इंदौर के नहीं जोधपुर के थे। गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ द सिख, ये सही है, ट्रू है। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा इन द 18th सेंचुरी, ये भी सही है। व्हाट वर द ऑफिसर्स हेल्ड बाय द शहादत खान, जो शहादत खान था उसके द्वारा कौन से जो ऑफिसर्स मेन है वो बनाए गए थे? तो इसके अंदर जो सरदारी, दीवानी और जो फौजदारी है उसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम, तो जागीरदारी सिस्टम से वो दूर क्यों जोड़ना चाहते थे? जो अवध और जो बंगाल है उसके जो नवाब थे वो। द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम बिकॉज दे वांटेड टू बी प्रिवेंट चीटिंग एज वेल हैज डिक्रीज द मुगल इन्फ्लुएंस इन देयर किंगडम, तो जो मुगलों के द्वारा जो रेवेन्यू का सिस्टम बनाया गया था जागीरदारी का उससे वो बाहर निकलना चाहते थे ताकि एक तो जो चीटिंग थी उसको रोक सके, सेकंड जो मुगल एम्पायर है, जहाँ मुगल किंगडम है उससे वो प्रभाव है उसका उससे वो बाहर निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द सिख्स ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी, सिख्स जो ऑर्गेनाइज्ड है 18th सेंचुरी के अंदर वो कैसे फॉर्मड हुई, कैसे बनी? तो जैसा हमने देखा था इन 18th सेंचुरी अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स द सिख्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू द नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जत्था एंड लेटर मिसल, तो पहले जो एबल पीपल्स थे उनको इकट्ठा किया गया, फिर उनको नाम दिया गया जत्था का, उसके बाद उनको मिसल का जो नेम है वो दिया गया। द कंबाइंड फोर्स वर नाउ एज द ग्रांड आर्मी दल खालसा, तो उसके बाद जो एक पूरी आर्मी बन गई लोगों की उसको दल खालसा का जो नेम है वो दिया गया। द इंटायर बॉडी मीट द अमृतसर ड्यूरिंग वैसाखी एंड द दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजन नाउ एज रिसोल्यूशन ऑफ द गुरुमत, तो वैसाखी और जो दिवाली का दिन होता था वो सभी अमृतसर के अंदर इकट्ठे होते थे, देन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लेते थे, तो इसको जो गुरमत है उसका नाम दिया जाता था। A system called Rakhi was also introduced to offer protection to cultivators on the payment of tax of 20% of the produce, तो उसके बाद उन्होंने जो एक राखी सिस्टम है वो चलाया जिसके अंदर जो किसान थे, कल्टीवेटर थे, वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसका 20% उन्हें दे देते थे और बदले के अंदर जो दल खालसा है
वो उनकी प्रोटेक्शन का जो काम है वो करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड मराठा वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द दक्कन, कि जो मराठा थे वो अपने आप को दक्कन तक क्यों एक्सपेंड करना चाहते थे, अपनी जो किंगडम है उसका विस्तार क्यों करना चाहते थे। द मराठा वांटेड टू एक्सपेंड बियॉन्ड द दक्कन टू द रिसीव ट्रिब्यूट एज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सोवरेनिटी एंड कंट्रोल ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। तो वो उसका एक्सपेंड करके जो अपनी किंगडम है उसके जरिए जो मराठा थे वो कंट्रोल करना चाहते थे, जो ट्रेड सिस्टम था और जो एग्रीकल्चर सिस्टम था दक्कन का उसके ऊपर। देन एक्सपेंशन आल्सो अबाउट विद द इनॉर्मस रिसोर्सेस, तो उसके साथ साथ जैसे ही जो दक्कन है उसकी तरफ उनका एक्सपेंड हुआ तो वो एग्रीकल्चर और ट्रेड के साथ साथ जो रिसोर्सेज थे वो भी उनके लिए लेके आया, कि जो रिसोर्सेज थे दक्कन के अंदर उसके ऊपर भी उन्होंने जो कब्जा है वो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द आफर जहा टू स्ट्रेंथ हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए जो आसफ जा था उसने कौन सी जो पॉलिसीज हैं वो अपनाई। टू स्ट्रेंथ हिज पोजीशन आसफ जा अबाउट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम द नॉर्थर्न इंडिया, तो नॉर्थर्न इंडिया से वो अपने साथ जो स्किल्ड सोल्जर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको लेके आया। ही आल्सो अपॉइंट मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर, मनसबदार उसने जो नए हैं वो अपॉइंट किए, उसके बाद उनको जो जागीर है वो ग्रांट कर दी। आल्सो स्टिल ए सर्वेंट्स ऑफ मुगल एम्पायर, ही रूल्स इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम द दिल्ली और फेसिंग एनी इंटरफेस। ये सब कुछ करने के बाद जो आसफ जहां है उसने जो मुगल एम्पायर है उसके कंट्रोल से बिल्कुल वो बाहर हो गया और इंडिपेंडेंटली जो अपना राज है वो चलाने लगा बिना किसी मुगल इंटरफेस के या फिर जो दिल्ली है उसके इंटरफेस से। डू यू थिंक मर्चेंट्स एंड बैंकर टुडे हैव द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दे हैड इन द 18th सेंचुरी की, क्या हम कह सकते हैं कि जो मर्चेंट और जो बैंकर्स थे उस टाइम के अंदर वो आज की तरह उस टाइम की तरह जो आज की हमारी कंट्री है उसको वो प्रभावित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी मर्चेंट्स वर मोर इन्फ्लुएंस द बैंकर्स, दे यूज्ड टू प्रोवाइड more than enough loan opportunity at high interest rates, but now with the spread of education people prefer bank with provide loans and other financial help at cheaper rate। तो पहले क्या था कि 18th सेंचुरी के अंदर जो मर्चेंट्स थे वो इन्फ्लुएंस करते थे क्योंकि वो जो लोन वगैरह है वो प्रोवाइड करते थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन आज के जो लोग हैं तो जो एजुकेशन के कारण उनसे लोन वगैरह नहीं लेते क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम पे ज्यादा विश्वास करते हैं। देन वहां पे उनको जो सही रेट के अंदर लोन है वो मिल जाता है। बैंकर्स आल्सो प्रोवाइड सब्सिडी ऑन द ट्रस्ट रेट, दे हैव डिफरेंट स्कोप ऑफ लोन्स फॉर डिफरेंट पर्पस, सो दे आर मोर इन्फ्लुएंस टुडे देन द मर्चेंट्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बैंकर्स हैं वो हमें सब्सिडी वगैरह भी जो प्रोवाइड है वो करते हैं और जो लोन का स्कोप है वो काफी अलग अलग है बैंक सिस्टम के अंदर। तो इस प्रकार से कह सकते हैं तो जो बैंक है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है मर्चेंट की अपेक्षा। ये बात कर लेते हैं अब हिंदी के अंदर जो सूबेदार है तो वो कौन थे, जो प्रांतीय या फिर एक प्रांत होता था जो उसके सूबेदार होते थे उसको सूबेदार कह सकते हैं। फौजदार कौन थे, एक मुगल सेना के जो कमांडर थे उसको फौजदार कहा जाता था। इरादादार कौन थे, एक राजसव कृषक थे। मिसल सिख योद्धाओं का समूह था। चौथ मराठों द्वारा लगाया गया एक कर था। कुंभी मराठा कृषक योद्धा थे। उमरा उच्च अभिजात के लोग थे। बात करते हैं रेख स्थान की। औरंगजेब ने डैश में लंबी लड़ाई लड़ी, तो दक्कन में एक जो लंबी लड़ाई है वो लड़ी। उमरा और जागीरदार मुगल डैश के शक्तिशाली अंग थे, तो जो प्रशासन है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंग थे। आशफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 के अंदर की। अवध राज्य का जो संस्थापक है वो बुरहान उल मुल्क शादत खान था। नेक्स्ट सही और गलत। नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, गलत है। सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक था, तो यह भी गलत है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ये सही है। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना, तो ये भी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। शादत खान के पास कौन से पद थे, तो उसके पास सूबेदारी, दीवानी और जो फौजदारी जैसे पद थे, या फिर ये वाले जो पद हैं वो उसने बनाए थे। अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों थी, क्योंकि वो अपने राज्य में मुगल प्रभावों को कम करने के साथ साथ जालसाजी को
को रोकना चाहते थे, यानी कि जो टैक्स के अंदर चोरी होती थी उसको रोकना चाहते थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, 18वीं शताब्दी में जो सिख हैं उन्होंने अपने आप को किस प्रकार संगठित है वो किया। तो 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। यह संगठन वैशाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वह सामूहिक निर्णय लेते थे जिन्हें गुरमत या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों ने अपनी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था, यानी जो किसान थे वो 20% उन्हें देते थे, देन जो सिख है वो उनकी बदले में प्रोटेक्शन करते थे। तो इसका नाम जो है वो राखी रखा गया था। नेक्स्ट है, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? ताकि एक तो जो व्यापार और कृषि है उसको वो नियंत्रित कर सके, दूसरा जो वहां के जो संसाधन है उनके ऊपर अपना कब्जा कर सके। नेक्स्ट है, आशफ जाह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कौन सी जो नीतियां हैं वो अपनाई। तो बात करें कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आशफ जाह ने उत्तरी भारत से कुशल सैनिक और जो प्रशासक थे वो अपने साथ लेकर आया था। उसने मनसबदार भी नियुक्त हैं वो किए और उन्हें जगीरें प्रदान कर दी। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था, यानी कि जो मुगल अंपायर था या मुगल जो राज था उससे वो बाहर हो गया था उनके कंट्रोल से। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह प्रभाव रखते हैं जैसा कि 18वीं शताब्दी में रखते थे? तो 18वीं शताब्दी के दौरान व्यापारी बैंकर से अधिक प्रभावशाली है जो होते थे। वह उच्च ब्याज दरों पर ऋण के पर्याप्त अवसर प्रदान करते थे, लेकिन अब शिक्षा के प्रसार के साथ लोग उन बैंकों को पसंद करते थे जो सस्ती दर पर ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। यानी पहले के समय में जो महाजन है वो ज्यादा प्रभावशाली थे, लेकिन अब के समय में जो बैंक है या बैंकर है वो ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि जो बैंक है वो सब्सिडी वगैरह प्रदान करते हैं और उनके पास जो अलग अलग उद्देश्य हैं उनके लिए अलग अलग हमें किस्म का जो रेंट है वो मिल जाता है, इसलिए वह व्यापारियों की तुलना में आज अधिक प्रभावशाली है। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।